हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है संधि। 10वीं का जो अगला असाइनमेंट है अक्टूबर माह का, उसमें व्याकरण के अंतर्गत संधि और अव्यय है, तो इसके लिए हम संधि पढ़ेंगे। वैसे तो आपने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया होगा। और चलिए प्रारंभ करते हैं। पुनः एक बार और रिवीजन हो जाएगा ताकि आप लोगों का। परिभाषा है संधि का कि वर्णानाम मेलनम संधि। वर्णानाम अर्थात वर्णों के मेलनम, मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल या दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्णों की अत्यंत समीपता और मेल के कारण जो उसमें परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि मतलब होता है जोड़। संधि मतलब होता है जोड़। जैसे कि विद्या धन आलयः, तो संधि में हम पहले प्रथम शब्द का जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण या अंतिम उच्चारण को देखते हैं और द्वितीय शब्द जो है उसका प्रथम उच्चारण को देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि विद्या, तो विद्या का अंतिम उच्चारण हो रहा है आ और आलयः का प्रथम उच्चारण हो रहा है आ। तो आ और आ मिलकर के क्या बन गए? वो आ की मात्रा बन गए स्वर के अंतर्गत। ठीक है। तो एक और परिभाषा है कि अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार देखते हैं तो वर्णों में होने वाली संधि, वर्णों या अक्षरों में होने वाली जो संधि है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहा जाता है, स्वर को अच बोला जाता है। और दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हल बोला जाता है, हल संधि बोलते हैं। और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के प्रकारों के बारे में। तो पहला है आपका स्वर संधि या अच संधि। परिभाषा इसका कि दो स्वरों के मध्य होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर हमारे वर्णमाला में अ से लेकर के आपका अह तक है। कुल हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और आपका संस्कृत वर्णमाला में कुछ कुछ स्वर जो है हिंदी के स्वर निकल जाते हैं और संस्कृत का स्वर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है एक धन अक्षरः एकाक्षरः। तो एक का अंतिम उच्चारण क्या आया? अ आया। और अक्षर का प्रथम उच्चारण क्या आया? अ आया। तो वो क्या बन गया? दीर्घ अ बन गया। स्वर संधि के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। ये जो संधि 5 हैं वे प्रमुख संधि हैं। ये जो 5 पहले से नंबर से 5 दिया है वो 5 प्रमुख संधि हैं। और उसके अतिरिक्त 3 और संधि हैं, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला संधि हमारा क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि के प्रकार में पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। चलिए देखते हैं कि यदि हर्स्व मतलब होता है लघु, लघु छोटा मात्रा, हर्स्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद, हर्स्व या दीर्घ अर्थात ये अ और आ भी होगा। ये अ क्या है? लघु है, हर्स्व है, और आ जो है दीर्घ है। ई या ई, उ या बड़ा उ और री या बड़ा री। तो यदि लघु या दीर्घ अ ई उ री के बाद, मतलब प्रथम पद के अंत में
प्रथम पद का जो अंतिम उच्चारण है वह लघु या दीर्घ अ या आ, ई या ई, उ या बड़ा उ, री या बड़ा ई होगा। और उसके क्रमशः क्रमशः उसका जो प्रथम द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वह वही होगा। मतलब जो पहले में आया था, प्रथम पद में आया था, वही दूसरा पद में आएगा। मतलब समान स्वर होगा, समान स्वर होगा। तो क्रमशः अ, आ, ई, उ या री होगा। तो दोनों मिल करके क्रमशः दीर्घ या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े उ या बड़ा री हो जाता है। मतलब उसी वर्ण के बाद वही वर्ण का लघु या दीर्घ आता है, तो उसी वर्ण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे अ या आ के बाद आया तो उसका अ और आ का दीर्घ क्या है, आ है। ई या ई का दीर्घ क्या है, बड़ी ई है। उ या बड़े उ का दीर्घ क्या है, तो बड़ा उ है। री और बड़े री का दीर्घ क्या है, तो बड़ा री है। तो ये हो जाता है। चलिए उदाहरण से और समझते हैं हम लोग अच्छी तरह से कि यहाँ पर अ या आ के बाद आ या आ आया तो वो दीर्घ अ बन गया। जैसे हिम धन आलयः, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम उच्चारण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम उच्चारण आ है, तो वो क्या बन गया, हिमालयः। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन आलयः विद्यालयः, और शिव धन आलयः शिवालयः। ये हो गया अ का उदाहरण। अब देखते हैं ई का उदाहरण देखते हैं। तो ई रवि धन इंद्रः, यहाँ पर छोटा ई बड़ा ई बन गया। रवि धन इंद्रः रविंद्रः हो गया। परी धन इच्छा परीक्षा, रजनी धन ईशः रजनीशः, कवि धन इंद्रः कवींद्रः। ये दीर्घ स्वर संधि हैं। और उ का उदाहरण देखते हैं। तो भानु धन उदयः भानुदयः, सु धन उक्तिः सुक्तिः। मतलब समान स्वर के बाद समान स्वर आता है, वही आता है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। भानु धन ऊर्जा भानुर्जा, वधु धन उत्सवः वधूत्सवः। री का उदाहरण में पितृ धन ऋणम पितृणम, पितृ धन रिद्धिः पितृद्धिः, मातृधन ऋणम मातृणम। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि जब समान स्वर के बाद समान स्वर आता है, उसी क्रमशः वही स्वर आएगा, उसी स्वर का दीर्घ या लघु आता है, तो क्या बन जाता है, दीर्घ। उसी वर्ण का दीर्घ बन जाता है। दूसरा है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में अब क्या होगा, तो यदि अ या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद लघु या दीर्घ ई, उ, री या री आता है, किसके बाद आएगा, अ या आ के बाद ही आएगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, ई छोटा ई या बड़ा ई, छोटे उ या बड़े उ, छोटा री या बड़े री, और री आवे तो उसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ई के बाद आएगा तो ए की मात्रा, उ के बाद आएगा तो ओ की मात्रा, री के बाद आएगा तो और री के बाद आएगा तो अल हो जाता है। मतलब मात्राओं को हमको ध्यान देना है। यदि ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर है तो वो क्या हो जाता है, वो गुणादेश हो जाता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं यहाँ पर, गण धन ईशः गणेशः, नर धन इंद्रः नरेंद्रः। एक की मात्रा बना दोनों में। उसके बाद सूर्य धन उदयः, अ के बाद उ आया तो ओ बन गया। पर धन उपकारः, अ के बाद उ आया तो ओ की मात्रा बन गया। सप्त धन ऋषि, अ के बाद री आया तो अर बन गया। सप्तर्षि अरसी, अर आ रहा है यहाँ पर उच्चारण, तो ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये अर, और तौर धन लिकारः तलवलकारः। ये हो गया ऋ का। ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। इसी प्रकार से गुण स्वर संधि में क्या कौन सी मात्रा बनता है उसी को ध्यान में रखना है आपको। ए की मात्रा बनेगा, ओ की मात्रा बनेगा और अर बन जाएगा।
चलिए तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि जो है गुण स्वर संधि का बड़ा भाई है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि जो है गुण स्वर संधि का बड़ा भाई है। जैसे वहाँ पर जो ए की मात्रा बन रहा था यहाँ पर ऐ की मात्रा बन जाएगा, वहाँ पर जो ओ की मात्रा बन रहा था यहाँ पर औ की मात्रा बन जाएगा, और वहाँ पर जो अर बन रहा था तो यहाँ पर उच्चारण जो है आर बन जाएगा, मतलब जस्ट उसका बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। ए का मात्रा ऐ हो जाएगा, ओ की मात्रा का औ हो जाएगा, और अर का जो है यहाँ पर आर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो वृद्धि स्वर संधि यदि अ या आ के बाद, देखो वहाँ पर भी अ या आ के बाद ही आया था, यहाँ पर भी अ या आ के बाद ही आएगा। वहाँ पर क्या क्या आया था, ई उ री अल री आया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो ऐ की मात्रा, ओ या औ आएगा तो औ की मात्रा, और री आएगा तो आर की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या था, ई उ री के बाद आता था अ या आ के बाद, तो यहाँ पर ए ऐ या ओ औ या री आएगा। तो यदि ए आता है तो ऐ की मात्रा बन जाता है सदा धन एव सदैव। तो यहाँ पर अंतिम उच्चारण क्या है, आ। यहाँ पर प्रथम उच्चारण क्या है, ए। आ के बाद ए आया तो ओ ऐ बन गया। मम धन एव ममैव, अद्य धन एव अद्यैव। अब देखिए, अब ओ के उदाहरण में तो वन धन औषधि, तो यहाँ पर उच्चारण क्या आया, अ आया, यहाँ पर औ, तो अ के बाद औ आया तो ओ हो गया क्या, औ बन गया। उसके बाद रूप धन ओष्ठः रूपौष्ठः, विद्या धन औषधिः विद्यौषधिः, औ की मात्रा। प्रधन ऋक्षति प्रार्थति, यहाँ पर उच्चारण क्या है, वहाँ पर जैसे सप्तर्षि महर्षि में क्या आ रहा था, अर हो रहा था गुण स्वर संधि में, तो यहाँ पर उसका दोगुना क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उपधन ऋक्षण उपार्क्षण हो जाएगा। चौथा है हमारा यण स्वर संधि। तो ये इसमें क्या होगा, यदि हर्स्व लघु या दीर्घ ई उ री के बाद, ई उ री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है, मतलब इनको छोड़ करके लघु या दीर्घ ई उ री बड़ा री और री के बाद यदि कोई उनको छोड़ करके अन्य स्वर आता है तो क्रमशः ई या ई के बाद आएगा तो या उ के बाद आएगा तो व, री या बड़ा री के बाद आएगा तो र, और री के बाद आएगा तो ल हो जाता है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है क्या क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा य, व, र और ल, यही चारों यहाँ पर बनेंगे, तो इसको ध्यान देना है आपको। य का उदाहरण को देखते हैं। तो यदि धन अपि, ई के बाद यहाँ पर अ आया, ई के बाद अ आया, तो ई के बाद सामान्यतः ई के बाद अ का उच्चारण करेंगे तो य बनता है, य बना। ई के बाद अ का उच्चारण किए तो क्या बना, य बना। तो यहाँ पर यदि धन अपि यद्यपि प्रति धन एकम, ई के बाद ए आया तो य बन गया प्रत्येकम। नदी धन अम्बोह नद्यम्बुह, य नद्य। इति धन उवास, ई के बाद उ आया तो यू उ बन गया, यह बन गया। व का उदाहरण देखते हैं। तो व के क्या होगा, उ के बाद अ आएगा तो व बन जाएगा, उ के बाद अ या आएगा तो क्या बन जाएगा, व उ व। सुधन आगतम स्वागतम, भूधन आदिह भ्वादिह, सुधन आह स्वाहा, और अनुधन अयह अन्वयः, व बन गया। तीसरा देखते हैं र। तो र का क्या होगा, पितृधन उपदेशः, री के बाद अ या आ आया तो यहाँ पर क्या बन गया, र बन गया। पितृधन उपदेशः पितृपदेशः, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, और मातृधन अधिकारः मात्राधिकारः। ल का उदाहरण देखते हैं। तो ली धन आकृति है, तो लाकृति है, ल बन गया यहाँ पर, मतलब री के बाद
री के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जैसे अ आता है, री के बाद यदि अ आता है तो वो बन जाता है ल बन जाता है। री धन अकारः लकारः। इसी प्रकार से यण स्वर संधि, इसमें क्या होगा, यदि लघु या दीर्घ अ ई उ री के पश्चात यदि कोई अन्य स्वर आता है तो क्रमशः ई के बाद आएगा तो य, उ के बाद आएगा तो व, छोटा री बड़ा री के बाद आएगा तो र, और री के बाद आएगा तो ल हो जाता है। चलिए पांचवा है हम लोग का अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या क्या होता है, तो यदि ए ऐ ओ औ के बाद, अब देखो पहला हम लोग पढ़े दीर्घ स्वर संधि, तो उसमें क्या होता था, समान स्वर के बाद समान स्वर आता था। दूसरा हम लोग पढ़े वृद्धि मतलब दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि पढ़े, तो गुण स्वर संधि में क्या आता था, अ या आ के बाद आता था। उसके बाद वृद्धि स्वर संधि में भी अ या आ के बाद आता था। अब दोनों का हो गया निपटारा। हम उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ही आया। अब चौथा में पढ़े हम लोग क्या, चौथा में हम पढ़े हम लोग यण स्वर संधि। तो यहाँ पर ई उ ली के पश्चात आया। अब स्वर में कौन कौन बच गए, ए ऐ ओ औ, यही चारों बच गए जो मुख्य स्वर हैं। तो उनके बाद अब देखो उनका भी बारी आना चाहिए, वो भी तो छूट जा रहे थे। तो यदि ए ऐ ओ औ के बाद, अब देखो सभी जो स्वर हैं उनको सभी के बाद सभी आता है। तो ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ए के बाद आएगा तो ऐ बन जाएगा, ऐ के बाद आएगा तो आय बन जाएगा, औ के बाद आएगा तो औ बन जाएगा, और औ के बाद आएगा तो आओ बन जाता है। तो किस प्रकार से बनता है चलिए देखते हैं। उदाहरण है यहाँ पर, ए का क्या बनता है, अय बनता है, ए का अय बनता है। तो ने धन अनम, ए के बाद अ आया तो नयनम बन गया। तो किस प्रकार से बना चलिए देखते हैं। तो हम लोग यदि नयनम का अन्वय यदि करते हैं, नयनम का यदि अन्वय करेंगे तो न धन अ धन य धन अ धन न धन अ धन म, मतलब अन्वय करेंगे एक एक शब्दों उसके वर्णों में विच्छेद करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अय आ रहा है, अय आ रहा है, तो ये हो गया अय का। नायकः, यदि नायकः आय में तो न धन आ धन य धन अ धन क धन अ, धन विसर्ग, तो यहाँ पर क्या बन गया, आय बन गया। पवनम का अन्वय करेंगे तो आओ औ बनता है, पावकः का अन्वय करेंगे तो आओ बनता है। तो इसी प्रकार से क्या क्या बनना है हम लोग का चार्ट हो, अय आय औ औ, इन्हीं चारों को आप लोग को याद रखना है। यण स्वर संधि में जैसे य र ल व बनता था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, अय आय औ आओ, चार्ट बनेगा। तो एक उदाहरण, नेधन अनम नयनम, से धन अनम शयनम। अय का उदाहरण, नय धन अकः नायकः, गय धन अकः गायकः। ओ का उदाहरण में पो धन अनम पवनम, भो धन अति भवति, गो धन एषणा गवेषणा, ओ धन भो धन अनम भवनम। औ का उदाहरण में पौ धन अकः पावकः, भौ धन उकः भावुकः। तो ये जो है अयादि स्वर संधि। अब देखिए यहाँ पर अय जो हो रहा है उसमें ए की मात्रा था, अय में ए की मात्रा था, आय में अय की मात्रा था। तो देखिए अय में यहाँ पर मात्रा वृद्धि हुआ तो यहाँ पर भी मात्रा वृद्धि हो गया, उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। और ओ और औ का देखते हैं तो यहाँ पर पो धन अनम, ओ था तो औ था, यहाँ पर आव हो गए, यहाँ पर आ की मात्रा बढ़ गया तो यहाँ पर भी औ की मात्रा बढ़ जाएगा। तो संधि विच्छेद करते समय उनका आपको ध्यान रखना है। चलिए ये जो हमारे 5 प्रमुख स्वर संधि के उदाहरण थे वो समाप्त हो चुके हैं। छठवां है हम लोग का, देखते हैं छठवां सातवां आठवां को। पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व मतलब होता है पहला, पहले में। तो यदि प्रथम पद के अंत में ए और ओ हो
प्रथम पद के अंत में क्या क्या हो, ए या ओ हो, तो उसके बाद अ आए। प्रथम पद के अंत में ए या ओ के बाद यदि क्रमशः अ आए तो दोनों मिलकर के पूर्व रूप अर्थात ए ओ हो जाते हैं और अ का लोप हो जाता है। लोप मतलब वो लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। और उस लुप्त को दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में हम लोग पढ़े हैं अवग्रह चिन्ह, जैसे एस जैसे दिखता है तो उस चिन्ह को क्या बोला जाता है, अवग्रह चिन्ह बोला जाता है। तो वहाँ पर उस लोप को दर्शाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे वृक्षेधन अपि, ए के बाद अ आया तो उस ए का क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, मतलब वो जो रहेगा, और इस अ का क्या हो गया, अवग्रह हो गया। वने धन अत्रः, वने अत्र, ग्रामे धन अपि, ग्रामे अपि। अब ओ की मात्रा में देखते हैं तो विष्णु धन अत्र, ओ के बाद अ आया तो पूर्व रूप विष्णु का विष्णु ही हो गया और उस अ को दर्शाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया गया। बालो धन अस्ति, बालोस्ति, को धन अपि, को अपि। पूरा बार देखते हैं, यदि प्रथम पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद यदि अ आता है तो उस अ का लोप हो जाता है और उस लोप को दर्शाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सातवां है हमारा पर रूप स्वर संधि। तो यदि अकारांत उपसर्ग के पश्चात, अकारांत उपसर्ग के पश्चात यदि ए, अकारांत उपसर्ग के पश्चात यदि ए या ओ आता है, जैसे पूर्व रूप में हम लोग क्या हो रहा था, ए या ओ प्रथम पद में आते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अकारांत उपसर्ग के पश्चात मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अ जो है सामने में आ जाएगा, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आ जाएगा, और ए या ओ जो है वो द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आ जाएंगे। तो यदि अकारांत उपसर्ग के पश्चात ए या ओ हो या ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो दोनों मिलकर के पररूप अर्थात ए या हो जाते हैं। मतलब अकारांत उपसर्ग, तो हमारे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कुल 22 है और अकारांत उपसर्ग में आपका आता है प्र, अप, औ और उप, सिर्फ 4 ही हैं जो अकारांत उपसर्ग हैं। तो इनके पश्चात यदि क्या क्या आएगा, यदि ए या ओ आता है तो ए या ओ ही लिखाएगा और जो है मिलकर पररूप हो जाते हैं। मतलब मात्रा जो है आपका द्वितीय शब्द का जो है प्रथम वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए है तो प्र में ए की मात्रा जुड़ गया तो प्रेजते हो गया, उपधन ओषति हो गया तो उपोषति हो गया। तो इसी प्रकार से ये पररूप स्वर संधि हो गया। अंतिम है प्रकृति भाव स्वर संधि। तो किसी शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में यदि ई या ऊ तथा ए के आगे किसी स्वर के आने पर कोई भी संधि नहीं होती है। मतलब नियमानुसार संधि होना रहता है, लेकिन किसी शब्द के द्विवचन के अंत में, द्विवचन के रूप के अंत में यदि ई या ऊ तथा ए के आगे, ई ऊ या ए के आगे कोई अन्य स्वर या आगे किसी स्वर के आने पर भी कोई भी संधि नहीं होती है। तो यही क्या है आपका प्रकृति भाव स्वर संधि है। जैसे हरि धन एतव, हरिएतव होना था, यहाँ पर ई के बाद ए आया तो यह बनना था, लेकिन क्या होगा यहाँ पर संधि नहीं होगी, सेम टू सेम जस का तस लिखा जाएगा। यहाँ पर हरिधन एतव हो जाएगा। विष्णुधन इमौ, ऊ के बाद ई तो विष्णुधन इमौ, तो यहाँ पर विष्णु इमौ हो जाएगा। गंगेधन अमु, गंगेधन अमु हो जाएगा। मतलब नियमानुसार संधि होना रहता है, लेकिन वहाँ पर संधि नहीं हो पाता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रकृति भाव स्वर संधि बोलेंगे। तो आशा है यह जो व्याकरण खंड का जो संधि है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह के व्याकरण खंड के वीडियो और पाठों के वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।